हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। जेई मेंस प्रॉब्लम सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए पी ब्लॉक के 34 क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि पी ब्लॉक एक बड़ा टॉपिक है जिसमें 2020 तक 68 क्वेश्चंस हो रहे थे, इसलिए हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 34 क्वेश्चंस ऑफ पी ब्लॉक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने सर्कल में इसको शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। सो द ऑप्शंस आर गिवन। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कई बार मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, जिसमें आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है, जिसमें जैसे कि इस क्वेश्चन में है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है केमिकल स्पीसी के अंदर एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और वही एलिमेंट रिड्यूस होगा। हाइपोक्लोरस एसिड इज HOCl। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये स्ट्रक्चर है हाइपोक्लोरस एसिड का, जिसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। अब अगर इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है तो क्लोरीन जो है वो +1 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहिए और +1 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहिए। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं यहाँ पे, इफ वी डिस्कस द फर्स्ट ऑप्शन में HClO3 में क्लोरीन इज प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो सही है कि क्लोरीन +1 से +5 में आ रहा, बट Cl2O का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है जहां पे जो क्लोरीन एटम है दे आर प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन अगर इसमें जाएगा तो क्लोरीन का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह से अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन को हम डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोक्लोरस एसिड इज HClO, so if it is going to disproportionate, it is not further convert into HClO itself, right? So इस वजह से HClO2 तो ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, HClO2 में क्लोरीन इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट HClO में ही नहीं कन्वर्ट होगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन we can say here that second option is also wrong. First option wrong, second option wrong. Moving to the third option, again यहाँ पे Cl2O की वजह से थर्ड ऑप्शन wrong हो गया। तो अगर आपको याद भी नहीं है कि अगर ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, बाय लुकिंग द ऑप्शंस यू कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट। बिकॉज अगर हाइपोक्लोरस एसिड में डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू HCl and HClO3। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है। इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कई बार जेई मेंस और एडवांस में इनऑर्गेनिक के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें हम अपना कॉमन सेंस यूज करके ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। द सेकेंड प्रॉब्लम, बिफोर गोइंग टू द सेकेंड प्रॉब्लम थोड़े से हम पॉइंट्स हैं जो हमें रिवाइज कर लेने चाहिए इसमें। जैसे Cl2 को अगर हम NaOH के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो Cl2 का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। जैसे इसमें पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जेई मेंस और एडवांस में ये कई बार पूछा जा चुका है पॉइंट, वेरी कॉमन पॉइंट, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ Cl2 इन कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम। अगर कोल्ड और डाइल्यूट हो तो इट इज कन्वर्टेड इनटू NaCl एंड NaClO। अगर डिस्प्रपोर्शनेशन जो है हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के सॉल्यूशन में हो रहा है या एल्कलाइन मीडियम में हो रहा है जो कि हॉट और कंसंट्रेटेड है, देन Cl2 विल डिस्प्रपोर्शनेट टू गिव NaCl एंड NaClO3। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नो। एक बार क्योंकि Cl2O आया है ये क्वेश्चन में, तो ये इसका जो शेप होना चाहिए आप यहाँ देख सकते हो, इसका V शेप है और एंगल लगभग 111 डिग्री है, राइट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एल्यूमिनियम इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय, वैसे तो ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है या हम ये कह सकते हैं कि बोरोन फैमिली का क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज रिलेटेड टू बोरोन फैमिली।
तो जो एल्युमिनियम का जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में, जो एल्युमिनियम की जो ओर है, ओर इज बॉक्साइट ओर और क्रायोलाइट, जहां से हम एल्युमिनियम को लेते हैं, बट इंडस्ट्रियली इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से हम एल्युमिनियम को प्रिपेयर करते हैं। तो क्या करते हैं हम कि बॉक्साइट मेथड से हम एल्यूमिना लेते हैं Al2O3 एंड दैट एल्यूमिना इज डिजॉल्व्ड इन क्रायोलाइट, क्योंकि एल्यूमिना का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो क्रायोलाइट का जो सॉल्यूशन है हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3। तो एल्यूमिनियम इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बॉक्साइट इसकी ओर है, लेकिन इंडस्ट्री में जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एल्यूनाइट जो है वो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड है, विल सी द फॉर्मूला ऑफ दिस। एंड बोरेक्स तो आपको पता ही है, Na2B4O7 डॉट 10H2O. So from here we can say that the first option is correct. इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिवाइज कर लेने चाहिए। एक तो ये है कि एल्यूमिनियम के जो अकरेंस है बॉक्साइट और या वो क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है। कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में इसी की बात कर रहा था, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 dissolved in molten Na3AlF6 which is known as cryolite. And remarks है for the extraction good source of electricity is required because electrolytic reduction method हम use कर रहे हैं इसके extraction के लिए। Moving to the next point, Hall Herold method है जब हम electrolytic reduction of Al2O3 to Al करते हैं, इसको हम कहते हैं Hall Herold electrolytic reduction. So in this we are using a mixture of Al2O3 Na3AlF6 and CaF2। ये भी पूछा जाता है कि इनका मोलर रेशियो क्या होना चाहिए, दैट इज 1:2:1। क्रायोलाइट जो है वो मोल्टन फॉर्म में, इसमें Al2O3 को डिसॉल्व किया जाता है और इसकी वजह से Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेल्सियस है। जब इस मिक्सचर को हम लेते हैं तो इस पूरे मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। Al2O3 Na3AlF6 and CaF2 will form eutectic mixture whose melting point is about 1000 degree Celsius, otherwise the melting point of pure alumina is very large। और आप जब ये प्रोसेस यूज करते हो तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ कार्बन की लाइनिंग है और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, और कैथोड की रिएक्शन में एल्यूमिनियम मेटल मिल रहा है। तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है जिसमें ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो इलेक्ट्रोड है एनोड वाला वो कार्बन इलेक्ट्रोड है। कार्बन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड, इसका कोरोजन होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन। मैं अभी डिस्कस कर रहा था एल्यूनाइट के बारे में। एल्यूनाइट इज अ हाइड्रोक्सिलेटेड एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट मिनरल। तो आप यहां देख सकते हैं कि इट इज हाइड्रोक्सिलेटेड एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट। फॉर्मूला ये है, याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, राइट। चलिए अब हम थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी मिरर्स प्लेट्स ऑफ फ्लोट ग्लास आर यूज्ड। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय फ्लोटिंग metal glass over a liquid metal which does not solidify before glass. The metal used can be। तो ग्लास और मिरर में अंतर होता है। आपको पता ही है कि मिरर की जो है वो रिफ्लेक्टिंग पावर होती है, ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। मेनली ग्लास केवल 4% ही जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब हम मिरर की प्रिपरेशन करते हैं तो एक अच्छा मिरर बने जिसमें हमारी इमेज जो है वो प्रॉपर दिखाई दे, हम ज्यादा मोटे दिखाई ना दें या ज्यादा पतले दिखाई ना दें, एक प्रॉपर इमेज मिरर में आए, ठीक है। इसके लिए मिरर की थिकनेस थ्रू आउट जो है वो सेम होनी चाहिए और मिरर जो है वो फ्लोलेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं थिन हो और कहीं थिक हो। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो बार बार जो वर्ड यूज किया जा रहा है कि फ्लोट ग्लास है ना, प्लेट्स ऑफ फ्लोट ग्लास, इसका क्या मतलब है
कि हम एक मेटल लेते हैं और वो मेटल जो होता है वो टिन होता है, टिन मेटल का जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और टिन मेटल के ऊपर जो है हम मोल्टन ग्लास को रखते हैं and then we solidify it. So what will happen, that glass will solidify first and then tin metal is going to solidify. ठीक है, ऐसा करने पे हम हाई क्वालिटी ग्लास जिसमें स्मूथनेस अच्छी रहती है, थिकनेस हर जगह यूनिफॉर्म रहती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू मेक अ गुड क्वालिटी मिरर. मिरर जब हम ये मेटल यूज करते हैं तो मेटल की वजह से मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग पावर है वो काफी बढ़ जाती है, राइट. सो सम इंफॉर्मेशन अबाउट मिरर यू शुड नो. तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो टिन होना चाहिए. मैं एक बार इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर दूं. द रोल ऑफ फ्लॉट ग्लास इन मिरर मैन्युफैक्चरिंग. फ्लॉट ग्लास known for its smooth and even surface is the preferred choice for mirror production. तो ग्लास से मिरर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय फ्लोटिंग मोल्टन ग्लास ऑन द बेड ऑफ मोल्टन टिन. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम मोल्टन टिन के ऊपर जो है वो मोल्टन ग्लास को रखते हैं. दिस ग्लास टाइप अचीवर्स एन अनमैच्ड डिग्री ऑफ फ्लैटनेस. फ्लैटनेस और यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है, मेकिंग इट आइडियल फॉर मिरर्स. Here why float glass is indispensable in mirror manufacturing. कुल मिला के ये है कि हम टिन मेटल को यूज करते हैं. मेटल को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, केवल 4% ही लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर पाता है. तो अगर हमारे पास मेटल की बैकिंग होगी तो रिफ्लेक्शन अच्छा होगा. जितना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, जितना सरफेस स्मूथ होगा, थिकनेस यूनिफॉर्म होगा, उतना अच्छी क्वालिटी का मिरर होगा. ठीक है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग मिरर्स. आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मे बी एक्सपेक्टेड व्हेन फॉस्फीन गैस इज मिक्स्ड विथ क्लोरीन गैस. तो एक लॉजिक से देखते हैं. फॉस्फीन गैस जो है वो PH3 है. PH3 गैस अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को ऐड करते हैं NaOH के सॉल्यूशन में तो इट विल डिस्प्रपोर्शनेट टू गिव फॉस्फीन गैस. पॉइजनस गैस है ये. फॉस्फीन गैस की अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ क्लोरीन. बोथ आर टॉक्सिक गैसेस. फॉस्फीन एंड क्लोरीन आर टॉक्सिक गैसेस. अब यहां देखें कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है. तो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ PCl3. PCl3 इज गोइंग टू फॉर्म एंड HCl इज गोइंग टू फॉर्म. ये कॉम्बिनेशन होगा फॉस्फोरस और क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म HCl. ये रेडॉक्स रिएक्शन दिख रही है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि यहाँ फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. नाउ यू कैन बैलेंस इट. इसका अगर हम एक्स फैक्टर की बात करें, फॉस्फोरस इज मूविंग फ्रॉम -3 टू +3, एक्स फैक्टर विल बी 6. क्लोरीन का एक्स फैक्टर 2 होगा, राइट. सो अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन. यहाँ पे हमें जो है वो 6 क्लोरीन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स यहाँ. तो फॉस्फोरस ये फिक्स हो गया क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. आई थिंक दिस इज द बैलेंस रिएक्शन. ये बैलेंस रिएक्शन है. इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट मे बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट व्हेन फॉस्फीन गैस इज मिक्स्ड विथ क्लोरीन गैस. PCl5 एंड HCl आर फॉर्म्ड एंड द मिक्सचर कूल्स डाउन. ये तो गलत है क्योंकि दिस इज अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है ये काफी एक्सोथर्मिक है और आपको पता है कि किसी रिएक्शन में अगर हीट एनर्जी रिलीज होती है तो जो सराउंडिंग है वो वार्म अप हो जाता है, राइट. सो दे आर सेइंग दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ PCl3 एंड HCl आर फॉर्म्ड एंड द मिक्सचर वार्म्स अप. तो इस हिसाब से 4th आंसर होना चाहिए. ये ऑप्शन गलत है, मिक्सचर कूल डाउन. मतलब ये इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. PH3.Cl2 is formed with warming up. PH3 तो रिएक्ट ही कर रहा है तो PH3.Cl2 नहीं फॉर्म होना चाहिए, राइट. सो द आंसर फॉर दिस विल बी 4. अगर हम इसके बारे में कुछ पढ़ें, the reaction between PH3 and Cl2 we are discussing here. The reaction between phosphine gas and chlorine gas is an explosive reaction. ये explosive reaction है. Explosive reaction release heat. So it is example of exothermic reaction. So from the above explanation, it is clear
to us that the correct answer of the given question is there is a formation of PCl3 and HCl and the mixture is going to warm up. तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है. ये सारी चीजें जब आप जो है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, पी ब्लॉक एनसीईआरटी से पढ़ते हो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच इज आस्क्ड इन पी ब्लॉक राइट इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. ये मान के चलो आपके 90% क्वेश्चन आपके जो है वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं. तो आप लाइन बाय लाइन जो है वो एनसीईआरटी को आप पढ़ो, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करो. यही तरीका है इनऑर्गेनिक में. ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली कर लूंगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट 1 or 2 question will come out of syllabus, right? And depending upon your luck, you can get marks according to it, right? तो लेकिन ये बहुत आसान चीज है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं लगता है. आपको रिवीजन करने हैं, बार बार जो है नोट्स को पढ़ने हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को करने हैं. दैट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पी ब्लॉक. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट पे बेस्ड क्वेश्चन है. ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट. द रिएक्शन फॉर दिस एनोमलस बिहेवियर इज दैट ऑफ ग्रेफाइट. पहले तो हम ग्रेफाइट की बात करें. इट इज एन एलोट्रोप ऑफ डायमंड, राइट? एलोट्रोप ऑफ कार्बन में ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन है. एंड थर्मली सबसे स्टेबल जो है वो ग्रेफाइट है. उसके बाद डायमंड है. सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो है वो फ्लोरीन है. और अगर हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट और डायमंड जो हैं दे आर कोवलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड, जबकि फ्लोरीन मॉलिक्यूलर सॉलिड है. जैसे अगर हम बकमिनिस्टर फ्लोरीन की बात करते हैं तो C60 और C60 के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. तो ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट की तरह क्यों है? इट हैज हेक्सागोनल शीट लाइक ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम. 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है. जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रेजोनेट कर सकता है. बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर अलोंग द शीट, राइट? तो एक शीट और दूसरे शीट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है. देयर इज अ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आसानी से क्लीव हो सकता है. तो एक लेयर है और दूसरी लेयर है, ठीक है? इसके बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स है इसके लॉन्ग क्लीवेज हो सकती है. जो एक लेयर है उसमें कार्बन कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट इज हाई. और ग्रेफाइट के इस स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी की वजह से जो है ग्रेफाइट हाई टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट है. ज्यादातर लुब्रिकेंट जो है वो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं और हाई टेम्परेचर पे बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी दे कैन नॉट यूज, वेयर वी प्रेफर ग्रेफाइट. तो अभी अगर इस क्वेश्चन में आंसर्स की बात करें तो हैज मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरिएबल मॉलिक्यूलर मास लाइक पॉलीमर्स. That should not be the explanation that why it is soft and lubricant and extremely difficult to melt. ठीक है, ये हो सकता है कि ये जो चीज है वो ये बता रही है कि मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन ये भी वो फोर्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है. मेल्टिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन होता कोवलेंट बॉन्ड. पहले ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है. दूसरे ऑप्शन में देखते हैं कार्बन एटम्स अरेंज इन अ लार्ज प्लेट ऑफ रिंग्स ऑफ स्ट्रांगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स विथ वीक इंटरप्लेट बॉन्ड्स. दिस सीम्स टू बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यहां पे इन्होंने ये मेल्टिंग पॉइंट को समझाने के लिए स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड और इनका जो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन प्लेट एंड अदर. इंटरप्लेट का मतलब है बिटवीन वन प्लेट एंड अनदर प्लेट देयर इज अ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ग्रेफाइट हमारा है उसका लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी है. और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ग्रेफाइट है इट इज अ लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर ऑल्सो, राइट? लो टेम्परेचर पे ज्यादातर हम जो यूज करते हैं दे आर वोलेटाइल लिक्विड, बट एट हाई टेम्परेचर दोज वोलेटाइल लिक्विड कैन नॉट बी यूज. देयर वी कैन यूज ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट का एक थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें जो एनसीईआरटी में मेंशन है. देखिए ये जो 2 बॉन्ड लेंथ है ये बहुत जरूरी है. तो 141.5 ये जो हेक्सागोनल रिंग्स दिख रही हैं आपको इस तरह से, ये एक लेयर है और ये डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है. ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इनके बीच में, इन 2 लेयर्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो दिस डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है? और ये समझाया गया है कि इसमें जो पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए जो इट इज अ गुड कंडक्टर अलोंग दिस. इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट. तो हर डायरेक्शन में नहीं, केवल ये जो
प्लेनर स्ट्रक्चर है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, डेंसिटी आपको पता ही है कि ग्रेफाइट की जो डेंसिटी होती है वो डायमंड से कम होती है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, concentrated hydrochloric acid when kept in open air sometimes produce a cloud of white fumes. This is due to, पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl जो है वो वोलेटाइल है, इट इज वोलेटाइल इन नेचर। सो अगर हम ओपन कंटेनर में कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रखेंगे तो इट विल गो इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में ओपन एयर में है तो ऑक्सीजन गैस होगी एंड ऑक्सीजन गैस से ये रिएक्शन होगी। So there is a formation of chlorine gas and H2O, ये फॉर्म होना चाहिए। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन -1, यहाँ पे 0 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन, वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, राइट। सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन फॉर दिस। ये जो क्लोरीन गैस है इसकी वजह से हमें ये क्लाउड दिखाई दे रहे हैं। सो द प्रोडक्शन ऑफ क्लाउड इज बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन गैस। तो अभी अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन होना चाहिए ऑक्सीजन इन एयर रिएक्ट्स विथ एमिटेड HCl गैस टू फॉर्म क्लाउड ऑफ Cl2 गैस, ये इसका आंसर होना चाहिए, राइट। बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऑप्शंस गलत हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ HCl गैस फॉर मॉइस्चर इन एयर results in forming of droplets of liquid solution which appears like a cloudy smoke. No, that does not seems to be correct. हाँ, ये जरूर है कि HCl गैस जो है अगर वाटर में डिसॉल्व होती है तो H+ और Cl- आयन प्रोड्यूस होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इज मोर, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज फाइन, बट द फर्स्ट ऑप्शन सीम्स टू बी रॉन्ग। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर कंसंट्रेटेड HCl pulls moisture of air towards itself and the moisture forms droplet of water and hence the cloud. No, this seems to be wrong. Concentrated HCl emit strongly smelling HCl gas all the time, but that gas की smelling की वजह से जो है वो cloud को हम explain नहीं कर सकते, right? तो cloud is because of this Cl2 formation. So fourth option is correct. Moving to the next question, ये reaction दे रखी है, right? So same thing has been explained. आगे बढ़ते हैं हम। Aluminium chloride exists as dimer Al2Cl6 in solid state as well as in solution of non-polar solvents such as benzene. When dissolved in water it gives. तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं कि एक सवाल ये है कि AlCl3 जो है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमर। हायर टेम्परेचर पे ये मोनोमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बट एट रूम टेम्परेचर इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमर। अगर हम इसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, सो इफ वी डिसॉल्व दिस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमर, और मोल्टन स्टेट में भी ये डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कई लोगों को लगता है कि ये मेटल और नॉन मेटल से बना है तो ये आयनिक कंपाउंड है। नो, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। और कैसे पता चला? जब AlCl3 इज इन मोल्टन स्टेट देयर इज नो कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3। इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, राइट। अब AlCl3 जो है जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, व्हेन AlCl3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयन, जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम +3 ion in aqueous state plus 3 times of Cl- ion in aqueous state because of very high hydration energy of aluminium +3 ion, and this will exist in ionic form. ठीक है, ये जो Al3+ लिखा है बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वाटर के अंदर इट इज एग्जिस्टिंग एज AlH2O 6 times 3+, राइट। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो वी कैन राइट दिस एज AlH2O 6 times Cl3। ये इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जब ये एक्वस मीडियम में है तो इट इज एग्जिस्टिंग इन दिस फॉर्म। तो अभी ऑप्शंस को देखें
तो Al+3 और 3 टाइम्स ऑफ Cl-, अगर यहाँ एक्वस लिखा होता जैसे अभी बाकी ऑप्शंस को देखें तो इट इज एग्जिस्टिंग इन दिस फॉर्म, एक्वस स्टेट में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट अभी अगर हमें बेस्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है तो दिस इज द मोर एक्सप्लेनेटरी। और यहाँ कोई एक्वस स्टेट भी नहीं लिखा, बट अंडरस्टूड है कि वाटर में ये एक्वस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, बट दिस इज द राइट थिंग टू एक्सप्लेन, राइट। ये होगा एक क्वेश्चन आगे अभी हम डिस्कस भी करेंगे। Cl3 एक्वस मीडियम में अगर हम उसको हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, क्या हम उससे एनहाइड्रस AlCl3 बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, दैट क्वेश्चन विल कम। लेकिन AlCl3 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट मींस ये वाटर वेपर को, वाटर वेपर मतलब एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करता है, राइट। एंड ये रिएक्शन है AlCl3 सॉलिड वाटर वेपर से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड एंड HCl गैस। अगर एटमॉस्फेयर में इसको छोड़ दो तो वाटर वेपर्स आएंगे, इससे रिएक्ट करेंगे और HCl गैस बनेगी, वो बाहर निकलेगी। तो इट फ्यूम्स इन एयर, इसको हम कहते हैं। इट एग्जिस्ट एज डायमेरिक फॉर्म अप टू 350 डिग्री सेल्सियस। तो 350 डिग्री सेल्सियस तक ये डायमेरिक फॉर्म में, 400 डिग्री सेल्सियस के अबव ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर मोनोमेरिक फॉर्म में है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, डायमेरिक फॉर्म में है तो हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा। इन द फॉर्म ऑफ डाइमर एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म एंड इन प्रेजेंस ऑफ इन मोनोमेरिक फॉर्म इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। अभी हमने डिस्कस किया कि इन एक्वस in solution it also exists as monomer. We are discussing about aqueous solution. Otherwise in solution in non-polar solvents it will exist in dimeric form. Anhydrous AlCl3 is a largely covalent and does not conduct electricity even in molten state, right? So conductivity की वजह से ही पता चला कि it is a covalent molecule. It is non-polar molecule. It is soluble in alcohols, ether and benzene. In non-polar solvent its dimeric formula retained, but the polar solvent the covalent dimer is broken into this form we have discussed, and this is because of high heat of hydration. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जेई एडवांस में पूछा जा चुका है, तो मेंस में भी पूछा जा सकता है कि बहुत लो टेम्परेचर पे जब Al2Cl6 सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इट विल एग्जिस्ट लाइक एन आयनिक सॉलिड। तो उस आयनिक सॉलिड में AlCl3 में you can see here that it is CCP with respect to chlorine atom. क्लोरीन एटम के रिस्पेक्ट में ये क्यूबिक क्लोज पैक क्रिस्टल है और एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था AlCl3 के अंदर एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ AlCl3 इन सॉलिड स्टेट एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। और फॉर्मूला देख के हम बता सकते हैं कि रेशियो जो है एल्यूमिनियम और क्लोरीन का जो है AlCl3 में 1:3 है, तो क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में AlCl3 का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या बताया, अभी 6 बताया एल्यूमिनियम का। जैसे ही हम इसको डायमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आयनिक फॉर्म से जैसे ही ये नॉर्मल कंडीशन में आएगा डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या लिक्विड फॉर्म में आएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अप टू 350 डिग्री सेल्सियस, ये जो है Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और यहां आप स्ट्रक्चर से देख सकते हो कि एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 400 डिग्री सेल्सियस पे ये मोनोमेरिक फॉर्म में चला जाएगा, जहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 3 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, राइट, ऑल दोस थिंग्स आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3 एट डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, अब हम नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द सोल्जर्स ऑफ नेपोलियन आर्मी व्हाइल एट एल्प्स ड्यूरिंग फ्रीजिंग विंटर suffered a serious problems as regard to the tin buttons of their uniform. White metallic tin buttons get converted into gray powder. This transformation is related to, तो ये बड़ा ही हैपनिंग इंसिडेंट है कि जब जो भी ये नेपोलियन है इसकी आर्मी जिस प्लेस से मूव करके जहां लड़ाई होनी थी वहां गई, उन दोनों प्लेसेस में टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा था। पहले टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था जहां से वो चले थे, और जिस जगह पे लड़ने पहुंचे थे वहां पे टेम्परेचर लो था, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट लो टेम्परेचर
मेटालिक टिन जो है, जब हम टिन के लिए बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, तो टिन की दो फॉर्म एनसीईआरटी ने दे रखी है। हालांकि टिन जो है वो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, बट इफ वी सी एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए हम इसको कह रहे हैं कि टिन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, टिन व्हाइट, इसको बीटा टिन भी कहते हैं हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज बीटा टिन, और टिन ग्रे, राइट। सो टिन इज एग्जिस्टिंग इन मेनली दीज 2 एलोट्रोपिक फॉर्म, और इसको हम अल्फा टिन भी कहते हैं। 13.2 डिग्री सेल्सियस 13.2 डिग्री सेल्सियस पे ये एग्जिस्ट करता है व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 13.2 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर जो है वो 13.2 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो अल्फा टिन एग्जिस्ट करता है, दैट इज ग्रे टिन, एंड देयर इज एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, 13.2 डिग्री सेल्सियस पे इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। सो व्हाट हैपेंड दैट कि जब चले थे, क्योंकि आप अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो तो ये पूछा जाता है कि डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन टिन ग्रे और व्हाइट में किसका 0 है, तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ टिन व्हाइट इज अज्यूम टू बी 0। ठीक है, इसके लिए हम 0 मानते हैं। अगर डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन 0 है तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन भी 0 होगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वो 13.2 डिग्री से लो टेम्परेचर की तरफ गए तो वहां पे क्रिस्टलाइन चेंज हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रिस्टलाइन चेंज ये जो टिन ग्रे बना इट इज इन पाउडर्ड फॉर्म, तो सारे बटन जो है वो टूट गए, और बिकॉज ऑफ दैट लोगों को, जो सोल्जर हैं वो लड़ाई पहले करते, पहले अपने आप को जो है वो कोल्ड से बचाते, और इसलिए वो वहां से भाग गए। तो वो युद्ध जो है वो इसलिए हार गए बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ टिन। तो ये आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा रशिया में टेम्परेचर को चेंज होने की वजह से ये जो पाइपलाइंस हैं वो टिन की बनी होती थी, वो भी क्रम्बल्ड हो गई, तो टिन प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं। सो अगर हम इसमें आंसर्स की बात करें तो क्या आंसर होना चाहिए, अ चेंज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ टिन, ये सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। ये जरूर है कि हम टिन में कुछ अलॉय मिला के टिन का ये जो स्ट्रक्चर चेंज वाला टेम्परेचर इसको थोड़ा सा हम डाउन कर सकते हैं, बट अगेन ड्यू टू चेंज इन डिक्रीज इन टेम्परेचर द एलोट्रोपिक चेंज विल हैपन, एंड बिकॉज ऑफ दैट this crystalline tin is converted into powder tin, right? तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ टिन की हम बात कर रहे हैं, we have already discussed about that. During a cold winter in 1850s, the tin pipes of Russia and other parts of the Europe began crumbling from what was described as tin disease. तो ये tin disease जो है वो इस एलोट्रोपिक चेंज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, जिसको हम टिन डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो लगभग मैंने इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीलियम इज इनकरेक्ट। तो नोबल गैस फैमिली 1-2 पेजेस का है, आप एनसीईआरटी में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन के जो है कोई भी हमें कंपाउंड नहीं मिला है, जितने भी हमें कंपाउंड्स पढ़ने हैं हेलोजन में वो जिनॉन के ही हैं। जिनॉन के कंपाउंड्स हैं XeF2, XeF4, XeF6, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस से जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट, XeO3 लाइक दैट, सो XeO2F2, तो जिनॉन के ही ज्यादातर कंपाउंड्स हैं, राइट। तो आप देखो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन इनके कोई कंपाउंड्स नहीं और जिनॉन के कंपाउंड्स हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीलियम इज इनकरेक्ट। हीलियम से रिलेटेड कौन सी चीज जो है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है। पहली है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, ये सही है। विल सी इन द एप्लीकेशन ऑफ हीलियम, ये एनसीईआरटी से लाइन ली गई है। हीलियम का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब पूरे अर्थ पे ये ऐसा सब्सटेंस है जिसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस वजह से जो हीलियम है दैट इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर, दिस सीम्स टू बी करेक्ट। इट इज यूज्ड टू फिल गैस बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, यस, बिकॉज हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। अगर हम हीलियम और हाइड्रोजन की बात करें तो लाइटर गैस तो जो है वो हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद हीलियम है। हीलियम इज नॉट लाइटर देन हाइड्रोजन, हीलियम इज हैवियर देन हाइड्रोजन, बट अदर गैसेस से हीलियम लाइटर है, हाइड्रोजन से हैवियर है।
बट ये लेस रिएक्टिव है, इनर्ट गैस है ना, इट इज लेस रिएक्टिव एंड हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। सो हम बैलून्स में हाइड्रोजन की जगह हीलियम को इसलिए भरते हैं क्योंकि इट इज हीलियम इज लेस रिएक्टिव, इट इज हैवियर देन हाइड्रोजन बिकॉज इट इज लाइटर। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इट इज लाइटर देन हाइड्रोजन, दिस इज रॉन्ग। ये सही है, इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट ये आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर। हाइड्रोजन और हीलियम को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन इज अ लाइटर गैस देन हीलियम, बट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। इट इज यूज्ड एज गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, यस, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी कूलिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो दिस इज ट्रू। ये जो तीनों स्टेटमेंट है, अगर आपने कभी पढ़ी नहीं है तो आप देखिए, ये सारी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दे रखी है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। तो अकरेंस जो है वो आप देखिए, ऑल दीज गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन एंड ओगेनिसॉन, राइट। ओगेनिसॉन अगेन इट्स अ वी कैन से आर्टिफिशियल एलिमेंट, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो 118 है, ओजी इसका सिंबल है। ओगेनिसॉन अकर्स इन द एटमॉस्फेयर, ऑल दीज गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी दो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करती। देयर एटमॉस्फेरिक अबंडेंस इन ड्राई एयर इज ऑलमोस्ट 1% बाई वॉल्यूम ऑफ विच आर्गन इज द मेजर कंस्टिट्यूंट। तो अकरेंस पे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, आर्गन सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अल्फा डीके आपको पता ही है। सो बिकॉज ऑफ दैट पिच ब्लेंड, मोनेजाइट, इलेवाइट, the main commercial source of helium is natural gas. Xenon and radon are rarest elements of the group. Radon is obtained by decay, product of radium. ठीक है, तो यहां ये भी नोबल गैस है और ये भी रोबन गैस है, नोबल गैस है। और आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो नया एलिमेंट बन रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, ओगेनिसॉन हैज बीन synthetically produced by collision of CF atoms and calcium ions. Organoson has its symbol OG, atomic number 118, atomic mass 294 and electronic configuration given. Only very small amount of OG has been produced. Its half life is very less, 0.7 milliseconds. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अकरेंस से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा नोबल गैस कौन सी एग्जिस्ट करती है। सो दैट इज आर्गन, आर्गन सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ना। तो जितने भी ये नोबल गैसेस हैं इनके बीच में, क्योंकि ये एक एटम से ही बनी है, तो वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनका अगर मोलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख लो, ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, दे आर sparingly soluble in water, they have a very low melting and boiling point because the only type of interaction in these elements is a weak dispersion forces, right। van der Waals forces में ये सबसे weakest force of attraction है। helium has the lowest boiling point, 4.2 Kelvin of any known substance। हाइड्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट हीलियम से ज्यादा है, ये हम गैसियस स्टेट में भी पढ़ते हैं, यहां दे रखा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल्स सच एज रबर, ग्लास, प्लास्टिक। तो इस तरह के कंटेनर्स में हमें इसको स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्या तो क्योंकि वहां से भी ये लीक हो जाती है, right। helium is non-inflammable and light gas, hence it is used in filling balloons of meteorological observation. It is also used in gas cooled nuclear reactor. Liquid helium finds use in cryogenic agents for carrying out various experiments at low temperature. It is used to produce and sustain power superconducting magnets which form an essential part of the modern NMR, right। सो MRI में भी इसको हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ डाइल्यूट, ये भी हमने लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा है कि जो डाइविंग करने वाले लोग हैं उसमें जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें हीलियम लगभग 30%, 32% है। एक बार आप देख लेना, दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी सॉल्यूशन।
Neon is used in discharge tube and fluorescent tubes and for advertisement displays purposes. Neon bulbs are used in botanical gardens and greenhouses. Argon is used mainly to provide an inert atmosphere in high temperature metallurgical processes, arc welding of metals or alloys, and for filling electric bulbs. It is also used in laboratory for handling substances that are air sensitive. और बाकी जो दो गैसेस हैं xenon एंड रेडॉन, इनका बहुत कम यूज है. दे आर यूज्ड इन लाइट बल्ब्स डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पसेस. एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ो, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. So moving to the next problem, the number of hydrogen atoms attached to phosphorus atom in hypophosphorus acid. तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी बेसिसिटी क्या है. तो सारे जो फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड या उनके डेरिवेटिव ऑक्सी एसिड्स हैं, उसमें एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो होगा ही. ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, H3PO2. दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड. इसमें दो हाइड्रोजन एटम है जो फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच है. एंड बिकॉज ऑफ दीज टू हाइड्रोजन एटम्स दिस सब्सटेंस इज एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरस एसिड, इनमें कौन से रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होते हैं. तो फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, बिकॉज जिसमें फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड होगा दैट विल यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये जो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड आप अभी मैं आपको शो करूंगा कि रेडॉक्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पी ब्लॉक में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ही, राइट. तो अभी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द फॉस्फोरस एटम. देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द फॉस्फोरस एटम. सो दैट इज बेस्ड ऑन. एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसकी बेसिसिटी क्या है. बेसिसिटी इज 1. ये देखिए आप, रेडॉक्स चैप्टर में ये 2 रिएक्शन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद किस में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ फॉस्फोरस जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हियर फॉस्फोरिक एसिड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये AgNO3 को Ag सिल्वर में कन्वर्ट कर देती है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कॉपर 2+ को कॉपर में कन्वर्ट कर देती है. दीज 2 रिएक्शंस आर गिवन इन रेडॉक्स चैप्टर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा आप देख ही सकते हो ये जो है वो पी ब्लॉक में है. दिस इज प्रेजेंट इन पी ब्लॉक वेयर दे आर डिस्कसिंग दैट कि पीएच ग्रुप जितना ज्यादा होंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी. तो 2 जगह क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. तो pH बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हीटिंग एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस विल गिव. इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं. हमें पता है कि AlCl3 जब वाटर में डिसॉल्व होगा, AlCl3 इन सॉलिड स्टेट में इस तरह से भी लिख सकता हूं. इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं. आई कैन राइट लाइक दिस, Al+3 इन एक्वस स्टेट +3 टाइम्स ऑफ Cl माइनस आयन इन एक्वस स्टेट. बट इससे बेटर है इसको हम इस तरह से लिखें, AlH2O 6 टाइम्स 3+ आयन इन एक्वस स्टेट +3 टाइम्स ऑफ Cl माइनस आयन इन एक्वस स्टेट, राइट. तो ये डिसॉल्व होने के बाद ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. अब इसको अगर हम हीट करते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि AlH2O 6 टाइम्स Cl3, राइट, इस तरह से लिख लेते हैं Cl3 इन एक्वस स्टेट. इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ऑन हीटिंग बिकॉज एल्यूमिनियम +3 की हाइड्रोलिसिस होगी एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस एल्यूमिनियम +3 विल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्पैरेंगली सॉल्युबल. तो ये सॉलिड फॉर्म AlOH थ्राइस का बनेगा. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जो HCl गैस जो है इससे बाहर निकलेगी, और वाटर मॉलिक्यूल्स एज इट इज हम यहां लिख देते हैं. इसको बैलेंस कर सकते हैं. 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पे आएंगे क्योंकि 3 ऑक्सीजन यहां हो गए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई. और क्लोरीन आप देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो 3 HCl के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे. दिस इज द रिएक्शन. ये जो है हीट करने पे AlOH थ्राइस बनेगा. अगर ये जो AlOH थ्राइस प्रेसिपिटेट है, अगर इसको हम फिल्टरेट करें और फिर इसको फर्दर हीट करें, देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड अगेन हियर वाटर वेपर विल
इवोपरेट, वाटर वेपर जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑक्सीजन एटम 6 हो गए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये बैलेंस रिएक्शन होगी। तो फाइनली हमें Al2O3 मिलेगा अगर हम AlCl3 एक्वस सॉल्यूशन में हीट करते हैं, राइट। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी Al2O3। सो दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन कि anhydrous AlCl3 does not form precipitate with AgNO3 solution but hydrated AlCl3 will give white precipitate with AgNO3। क्योंकि हमें पता है AlCl3 कोवलेंट है तो Cl माइनस आयन नहीं है, तो एनहाइड्रस फॉर्म में Al और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, देयर इज नो Cl माइनस आयन, सो इट विल नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। बट अगर एक्वस स्टेट में है तो वी नो दैट Al+3 एंड Cl minus ion is there, Cl minus ion will combine with Ag plus ion to form AgCl precipitate. Anhydrous AlCl3 cannot be prepared by heating AlCl3.6H2, अभी हमने इसको डिस्कस किया, राइट। सो दिस इज अबाउट एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो आप एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्शंस बहुत पूछी जा रही हैं, इसको आप ध्यान से रिवाइज कर लो। Which of the following is correct statement? बोरिक एसिड इज अ प्रोटोनिक एसिड। बोरिक एसिड जो है वो लुईस एसिड है। आपको पता है कि बोरिक एसिड में बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इट विल एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैकेंट ऑर्बिट, राइट। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है बोरोन का वैलेंस शेल में, उसमें ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो बोरिक एसिड जो है ये लुईस एसिड है। It is a Lewis acid. It is going to react with base to form BOH4 minus ion. तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बोरिक एसिड इज अ प्रोटोनिक एसिड, इट इज नॉट गोइंग टू गिव H प्लस आयन, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट OH माइनस आयन। तो या तो इसको हम कहें कि ये अरहेनेस एसिड नहीं है, राइट, इट इज अ लुईस एसिड, इट इज गोइंग टू बी अ लुईस एसिड। दूसरा है बेरिलियम एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, उनका जो कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी इज 4। जैसे नाइट्रोजन है उसकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह से बेरिलियम जो है जब ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेगा तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है वो 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। दे आर आस्किंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट। सो बेरिलियम एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एल्यूमिनियम कर सकता है क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो हैं उनका कोवैलेंसी जो है वो 6 हो सकती है, तो एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी 6 हो सकती है, बट आई डोंट थिंक दैट बेरिलियम हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैज ब्रिज क्लोरीन स्ट्रक्चर्स इन सॉलिड फेस। यस, बेरिलियम जो है वो सॉलिड फेस में, अगर पॉलीमरिक की बात करूं तो BeCl2 n टाइम्स इस पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहां पे ब्रिज बॉन्डिंग मतलब यह है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। आपको एल्यूमिनियम के बारे में भी पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एल्यूमिनियम इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, राइट, नॉट पॉलीमेरिक फॉर्म। एल्यूमिनियम इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, बट बेरिलियम इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। तो बेरिलियम क्लोराइड्स के पॉलीमर, अभी हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ये जो है स्टेटमेंट सही है, दिस सीम्स टू बी ट्रू। B2S6 2 times of NH3 is known as inorganic benzene. So B2S6 dot 2NH3 is known as inorganic benzene. अगर हम inorganic benzene की बात करते हैं तो B3N3H6, this is inorganic benzene and this is obtained by heating this, but this is not inorganic benzene, so this statement is false. तो इसमें जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 3 आंसर होना चाहिए। एक बार हम चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आप देखो, ये है Al2Cl6 और यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है। यू नो अबाउट दैट कि ये जो 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे AlCl3 का एक मॉलिक्यूल और ये AlCl3 का दूसरा मॉलिक्यूल, और एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह से ये वाला लोन पेयर और ये इसका वैकेंट p ऑर्बिटल और यहाँ पे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। सो दिस इज 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड नहीं है। दिस इज नोन एज 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है।
और आप देख लो यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है एम्फोटेरिक है, बेस से रिएक्शन और एसिड से रिएक्शन हो रही है, लेकिन इन सब में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 ही है बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं हो सकता। BeCl2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अगर ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, अगर ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो देन अगेन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डायमेरिक फॉर्म में BeCl2 में एक प्लेन के अंदर कितने एटम एग्जिस्ट करते हैं, तो पूरा मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर है और सारे एटम्स एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे सेम मैंने आपको जैसे समझाया। अब ये पॉलीमेरिक फॉर्म है, इस पॉलीमेरिक फॉर्म में बेरिलियम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, डायमेरिक फॉर्म में इट इज sp2, पॉलीमेरिक फॉर्म इट इज sp3। तो ये ब्रिजबॉर्न फॉर्म कर रहा है एंड दिस इज नॉन पोलर एंड दिस नॉन प्लेनर एंड दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह से हमें पता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3 का डाइमर एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यानी बनाना बॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि Al2Cl6 में इसमें कोई बनाना बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, राइट। दिस इज 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, ये मॉलिक्यूल भी नॉन प्लेनर है बिकॉज हियर ऑल्सो द एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी एल्यूमिनियम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। इसके अलावा कैटायन और एनायन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने वो सारे सॉलिड और लिक्विड जो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आप अगर ये याद रखोगे तो यू कैन एबल टू टेल दैट व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायन और एनायन डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, क्योंकि जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लीवेज रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन, तो डाइबोरेन की रिएक्शन अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं तो 2 तरह की होती है रिएक्शन इसमें, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक क्लीवेज। तो ज्यादातर जो लेस बल्की मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अमोनिया इज अ लेस बल्की मॉलिक्यूल, तो वह अमोनिया इज गोइंग टू रिएक्ट, इसमें अनसिमेट्रिक क्लीवेज होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यूक्लियोफाइल एक बोरोन एटम से आके अटैच हो जाता है, राइट, लाइक दिस। फर्स्ट स्टेप, एक बोरोन एटम से जाके अटैच हो गया। फिर दूसरे स्टेप में भी उसी बोरोन एटम पे, अनसिमेट्रिक क्लीवेज में उसी बोरोन एटम पे जाके अटैच होता है। तो जैसे अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन कराऊंगा B2S6 से, सो देयर इज अ फॉर्मेशन, यहां भी अमोनिया होगा, यहां भी अमोनिया होगा, ये 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और यहां प्लस साइन होगा और यहां पे BH4 माइनस, राइट। अगर मैं ये रिएक्शन करा रहा हूं डाइबोरेन की अमोनिया के साथ में, वी कैन सी द रिएक्शन हियर, डाइबोरेन से अमोनिया की रिएक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू फॉर्म। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसी को इन्होंने कंबाइन करके लिखा है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं है, ये तो इसका एक मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल, ये इस तरह से हमने लिखे हैं, दिस इज एग्जिस्टिंग इन आयनिक फॉर्म। और ये अनसिमेट्रिक क्लीवेज की वजह से जब हम इसको हीट करेंगे तो इससे बहुत सारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस थे, हालांकि आंसर फाइंड आउट करना काफी आसान था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो हमें पता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में एक सिलिकॉन एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसका डायमंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। डायमंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है, in case of diamond type of structure it is CCP with respect to carbon atom and 50% of tetrahedral voids are also occupied by carbon atom, right। तो ये जो SiO2 है इसका डायमंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, यहां पे एक सिलिकॉन एटम से 4 ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन एटम से 2 सिलिकॉन एटम अटैच्ड है। तो ये इस तरह का 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है। तो अभी ये हमें इतनी इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बाउंडेड टू 2 सिलिकॉन एटम। ये पहला ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो एनसीईआरटी में दे रखा है जिसका ध्यान आपने नहीं दिया है, देखिए जरा, एनसीईआरटी ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है कि silicon dioxide is a covalent 3-dimensional network solid in which each silicon atom is covalently bonded to a tetrahedral manner to
4 oxygen atoms. Each oxygen atom in turn covalently bonded to another silicon atoms as shown in the diagram. Each corner is shared by another tetrahedron. The entire crystal may be considered as giant molecules in which 8 member rings are formed with alternate silicon and oxygen atom. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ये किस तरह के रिंग से बना हुआ है। तो 8 मेंबर रिंग्स से बना हुआ है ये, और जिसमें 4 सिलिकॉन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम अल्टरनेट पोजीशन पे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, और अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। रेगुलर यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। यस, तो अगर आपको कुछ नहीं पता है और थोड़ी सी आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है तो उससे भी आप इस प्रॉब्लम को गेस कर सकते हो। जैसे अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में लिखें तो फॉर्मूला KNO3 है। इसको अगर हम पानी में KNO3 को ऐड करेंगे, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। यूरिया बेसिक है बिकॉज यू नो दैट यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, राइट। तो ये अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगा, right? So it is basic in nature. So when we are discussing about ammonium sulfate क्या है? NH4 whole twice SO4. It is a salt of weak base and strong acid when added to water. NH4 plus आयन का जो है हाइड्रोलिसिस होगी और कैटायन के हाइड्रोलिसिस से इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इन जनरल अगर हमें याद रखना है कि कौन से जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसमें अमोनियम आयन होता है, those fertilizers make the soil acidic, and because with ionic equilibrium we can understand it very easily. ये जो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम है, ये क्या है कि जब कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से होती है तब ये सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम फॉर्म होता है। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम को यूज करो, हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट पता तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा कि ऐसे सॉल्ट्स जिसमें अमोनियम आयन है, जैसे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, ऐसे सॉल्ट्स जिसमें अमोनियम आयन है, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस दे विल मेक द सॉइल एसिडिक। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी में काफी कुछ दे रखा, आप इसको देखो जरा, आप इसको पढ़ो कि क्या क्या यूज है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और सल्फर कोटेड यूरिया कैन increase the acidity of the soil very quickly. So just look for the ammonium based fertilizers on the pack, क्योंकि अमोनियम आयन पानी में जाएगा तो वो कैटायन हाइड्रोलिसिस करेगा और सॉल्यूशन उससे एसिडिक होगा, मतलब सॉइल विल गोइंग टू बी एसिडिक व्हेन वी आर यूजिंग अमोनिया फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दे रखी हैं, आप एक बार इसको देख लो। लॉजिक अगर आपको पता है तो आप लंबे समय तक इसको याद रख सकते हो। द स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड इंक्रीजेस स्टीडली इन द सीक्वेंस। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो डाई हैलाइड्स हैं दे आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल। इनर्ट पेयर इफेक्ट से हम बताते हैं कि Pb2+ और लेड जो है वो अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड्स वेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज +4, इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो डाउन द ग्रुप डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप का मतलब कार्बन फैमिली की अगर हम बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, तो इस ऑर्डर में डाई हैलाइड्स होने चाहिए। तो यहाँ कार्बन तो दे ही नहीं रखा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। बट हैलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिवाइज करने चाहिए। तो चलिए हम हैलाइड्स को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म टेट्राहैलाइड। हैलाइड ऑफ कार्बन फैमिली की बात हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी एंड वोलेटिलिटी ऑफ टेट्राहैलाइड ऑफ द सेम एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो आप ये देख सकते हो कि मेटल या जो एटम है कार्बन फैमिली का, अगर वो सेम है और इनके टेट्राहैलाइड की बात हो रही है तो फ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल देन क्लोराइड्स, क्लोराइड्स आर मोर स्टेबल देन ब्रोमाइड्स, ब्रोमाइड्स आर मोर स्टेबल देन आयोडाइड। बॉन्ड लेंथ से हम इसको समझा सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, जैसे जैसे जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग। द थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हेंस कार्बन कैन नॉट फॉर्म हेक्साहैलाइड बट अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कैन फॉर्म हेक्साहैलाइड ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो SiF6 2-
SiF4 जो है that is a SiF4 is a Lewis acid because इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में ये 2 और F माइनस से रिएक्ट करके SiF6 2 माइनस में कन्वर्ट हो सकता है। एक क्वेश्चन ये भी है कि SiCl6 2 माइनस क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि वो जो क्लोरीन है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो सिलिकॉन एटम के सराउंडिंग में 6 क्लोरीन एटम्स नहीं हो सकते, राइट। सो यू कैन सी दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज टेट्राहेलाइड ऑफ कार्बन आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशन। हम कहते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोलिसिस नहीं होती क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो क्या होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में बॉन्ड ब्रेक होता है एंड देन द रिएक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट। सो tetrahalides of carbon do not behave as Lewis acid because of unavailability of vacant orbital in the outermost shell of carbon atom, जबकि SiCl4 जो है इसके outermost में vacant d orbital है, it can behave like a Lewis acid. Increasing order of stability of dihalides of कार्बन फैमिली, अभी हमने डिस्कस किया कि डाउन द ग्रुप डाइहेलाइड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज SnCl2, राइट। SnCl2 जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो यहां पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में इट इज फॉर्मिंग अ पॉलीमर। सो इससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप देख लेना। SnCl4 जो है it is again a covalent molecule because molten state में it does not conduct electricity. SnCl2 is conducting in molten state but SnCl4 is non-conducting in and it is a liquid also, right? It is liquid and it is a non-conducting liquid. ये solid है और ये liquid है SnCl4. Then PbX2 being much more stable thermally and chemically than PbX4, inert pair effect से आप इसको समझा सकते हो. So these are some important points regarding halide of carbon family. Next problem is among the following substituted silanes the one which will give rise to cross-linked silicone polymer on hydrolysis is. हमें ये पता है कि अगर हम बात करें ट्राइक्लोरोसिलेन, इसमें अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस इट इज गोइंग टू फॉर्म RSiOS थ्राइस, राइट। सो इसका अगर हम अगेन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं ऑन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस सिलेनॉल, क्या होगा इसमें, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, अगर मैंने इसके 4 मॉलिक्यूल ले लिए और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अगर मैं इसका करता हूं तो देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RSi। यहां पे 4 मॉलिक्यूल हैं, यहां मैं OH रख देता हूं, हियर इट विल बी O। देन आई हैव टेकन 4 मॉलिक्यूल्स, तो थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं सिलिकन silicon silicon and silicon because we have taken 4 molecules of that SiOSi 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 SiOSi। यहाँ पे अल्काइल या जो भी ऑर्गेनिक ग्रुप है वो अटैच्ड होगा और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होंगे यहाँ पे, तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्म होता है। दिस इज यूज फॉर क्रॉस लिंक पॉलीमर, ये टर्मिनेशन के लिए यूज होता है, दिस इज यूज फॉर टर्मिनेशन। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्म करने के लिए वी हैव टू यूज दिस RSiCl3। OH ग्रुप जितने ज्यादा होंगे पॉलीमराइजेशन उतने अलग अलग डायरेक्शंस में हो पाएगा। सो बेस्ड ऑन दैट दिस क्वेश्चन इज देयर, सो यू कैन गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टर्मिनेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, एक OH होना चाहिए, 3 R होने चाहिए सिलिकॉन से अटैच, जबकि क्रॉस लिंकिंग के लिए जो है वो ज्यादा OH होने चाहिए। सो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग सिलिकॉन्स, राइट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए आप, और भी आगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड्स इज नॉट फिजिबल। तो ज़ीनॉन के जो कंपाउंड्स है XeF2 XeF4 एंड XeF6, इनकी हाइड्रोलिसिस से, जैसे XeF2 की जो हाइड्रोलिसिस होती है इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे XeF2 जो है वो इस वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ज़ीनॉन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो XeF2 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर, ये हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। XeF4 जो है जब वाटर से रिएक्ट करता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, एक रिएक्शन इस तरह की होती है, XeF4 वाटर को ऑक्सीडाइज करके XeO2 और HF फॉर्म करता है, और
एक दूसरी रिएक्शन भी होती है HF के HCF4 के आधे मॉलिक्यूल, अगर ये 6 मॉलिक्यूल हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर में डिस्प्रपोर्शनेट होंगे. सो HCF4 व्हेन इट इज गोइंग टू डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर, में यहां रिएक्शन लिख देता हूं. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ Xe, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ XeO3 एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड. 50% मॉलिक्यूल्स जो है वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और 50% इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको हम ऐड करके पूरा प्रोडक्ट लिख सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट HCF4 की रिएक्शन विथ वाटर है जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है. HCF6 जब वाटर से रिएक्ट करता है, व्हेन HCF6 इज गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर, इट इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी. तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ XeO4F2, या देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ XeO2F2, या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ XeO3 एंड HF, राइट. तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, फुली हाइड्रोलाइज होता है XeO3 इज गोइंग टू फॉर्म. तो अभी अगर हम रिएक्शन की देखें कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. ये पहली वाली रिएक्शन तो अभी हमने लिखी है, दिस इज फिजिबल, राइट. नॉट फिजिबल पूछा है, ये फिजिबल है. इस वाले रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, HCF6 जो है RBF से रिएक्ट करके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HCF6 लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है कि नहीं. यस, इट कैन बिहेव लाइक अ लुईस एसिड, क्योंकि आप यहां देखो ये F- से लोन पेयर लेके HCF6 F7- बना रहा है. सो हियर इट इज एक्टिंग लाइक अ लुईस एसिड. सो ये भी ट्रू है. दिस इज ऑल्सो फिजिबल, दिस रिएक्शन इज फिजिबल, दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी. अभी हम देखेंगे, ठीक है. जो जिनॉन फ्लोराइड्स हैं, कई बार वो लुईस एसिड और कई बार लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किससे जाके रिएक्ट कर रहे हैं. अल्कैली हैलाइड्स, किस तरह के अल्कैली है, अल्कैली हैलाइड से रिएक्ट कर रहे हैं. XeO3 इज गोइंग टू रिएक्ट विथ HF. अगर मैं ये रिएक्शन करा के ये फॉर्म कर रहा हूं, तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि HCF6 और वाटर जो है वो रिएक्ट करके अगेन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू दिस. तो ये जो रिएक्शन है ये नॉन फिजिबल रिएक्शन है, दिस इज नॉट पॉसिबल. ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि XeO3 HF से रिएक्ट करके अगर HCF6 और वाटर बनाएंगे तो HCF6 फिर वाटर से रिएक्ट करके ये बना देगा. इसका मतलब कि दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू बी फिजिबल. ये अभी हमने डिस्कस किया कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए. इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में रिवाइज करने चाहिए, राइट. तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि XeF2 वाटर में हाइड्रोलाइज करके एक रेडॉक्स रिएक्शन से जिनॉन, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, राइट. इसी तरह से यहां दे रखा है कि जिनॉन फ्लोराइड्स रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टेड टू फॉर्म केटायनिक स्पीसीज एंड फ्लोराइड आयन डोनर्स टू फॉर्म फ्लोरो एनायंस. मतलब जैसे यहां पे XeF2 के साथ में ये जो है, दिस इज एक्टिंग लाइक अ लुईस बेस एंड दिस इज एक्टिंग लाइक अ लुईस एसिड. यहां पे ये इट इज एक्टिंग लाइक अ लुईस एसिड एंड दिस इज एक्टिंग लाइक अ लुईस बेस. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन. यही पूछा गया था एक रिएक्शन में, ये वाली रिएक्शन दे रखी थी. इसके अलावा रिएक्शन विथ वाटर आपने डिस्कस कर ही लिया. यहां पे ये समझाया है कि XeO3 और HF से रिएक्ट करके ये बनेगा, तो ये फिर वापस में रिएक्ट करके दे विल फॉर्म दिस, राइट. सो we can say that reaction of XeO3 and HF is not going to possible. So these things are very important. Let us move to the next problem. So the next problem is, which of the following statement is wrong? Single nitrogen bond is weaker than single phosphorus bond. N2O4 has two resonance structures. The stability of hydrides increases from ammonia to bismuth hydride in group 15 of the periodic table. Nitrogen cannot form D pi P pi bond. कि इसमें से कौन सी statement जो है, we have to give the wrong statement. So the first statement seems to be correct because nitrogen in its group has a different properties with respect to the other elements, and those properties can be explained due to small size, high electronegativity, high ionization energy and unavailability of d orbitals in the outermost shell of nitrogen atom. So the first statement seems to be correct. The second statement is N2O4 has two resonating structures. This is also correct. All the oxides of nitrogen are planar
and if you see the table given in NCERT, will discuss that table, and all of them are planar and have resonating structure. They all have two resonating structure, whatever given in NCERT according to it. So second statement is correct. The stability of hydrides increases from NS3 to BS3. This seems to be a false statement, because as the bond length is going to increase, the stability of hydrides are going to decrease, and that's why NS3 is a poor reducing agent with respect to BiS3. BiS3 is a better reducing agent because it can provide hydrogen easily because of weak bond strength between bismuth atom and hydrogen atom. So this statement is false. Nitrogen cannot form p pi d pi p pi bond. This seems to be true, and the reason and the explanation for this is nitrogen जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, एंड द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज 4, एंड द रीजन इज दैट कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में 2s और 2p यही ऑर्बिटल्स हैं वैलेंशियल में. देयर इज नो वैकेंट d ऑर्बिटल, while in third period like aluminium can show a covalency of 6. So nitrogen cannot form d pi p pi bond. That is a true statement. Nitrogen can form p pi p pi bond. NCERT में ये सारी चीजें दे रखी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही NCERT से है, तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है इस हिसाब से आंसर जो है इसका 3 होना चाहिए. हमें NCERT से ये सारी चीजें रिवाइज कर लेनी चाहिए एक बार. नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ the group due to its small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, and non-availability of d orbitals. Nitrogen has unique ability to form p pi p pi bond with itself and with other elements having a small size and high electronegativity like carbon and oxygen. Heavier elements of this group do not form p pi p pi bond as their atomic orbitals are so large and diffused that they cannot have effective overlapping. Thus nitrogen exists as a diatomic molecule with a triple bond, right, and between the two atoms. Consequently its bond enthalpy is very high. On the contrary, phosphorus, arsenic and antimony forms single bonds of phosphorus, arsenic, and antimony, while bismuth forms a metallic bond in the elemental state. However, the single nitrogen bond is weaker than the single phosphorus bond because of high इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा है तो ये बॉन्ड लेंथ कम होगी. जो नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा. सो हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ. एज अ रिजल्ट द catenation tendency is weaker in case of nitrogen. Another factor which affects the chemistry of nitrogen is the absence of orbitals in its valence shell. Beside restricting its covalency of 4, nitrogen cannot form d pi p pi bonds as the heavier elements can. Right, so these are the points which are important. हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप फ्रॉम फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप ES3 where E is N, P, arsenic, antimony and bismuth. Some of the properties of these hydrides are shown in the table. The hydrides shows regular gradation in their properties. The stability of hydride decreases from NS3 to BS3, which can be observed from their bond dissociation enthalpy. Consequently, the reducing property of hydrides increases from ammonia to BiS3. Right, BiS3 is the strongest reducing agent among all the hydrides. Basicity की अगर हम बात करें तो it decreases from ammonia towards bismuth. और ये जो बेसिसिटी इसमें हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया में जो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 hybridized orbital, while in other cases it is present in pure s orbital. So because of that
the basic character of ammonia is greater than PS3, it is greater than ASS3, and ASS3 is greater than SbS3, and it is almost equal to or greater than that of BiS3. Due to high electronegativity and small size of nitrogen, ammonia exhibit hydrogen bonding in solid as well as liquid state. So these are the things which are given in NCERT, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी से पूछा गया है. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए आप, ये नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि कितने में नाइट्रोजन बॉन्ड है. देयर आर 3 ऑक्साइड्स इन विच नाइट्रोजन बॉन्ड इज देयर. ऑल द ऑक्साइड्स आर प्लेनर. ये सारे के सारे जो हैं वो प्लेनर हैं. आप देख सकते हो हर एक में एनसीईआरटी ने 2-2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखा है. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Which of the following statements regarding sulfur is incorrect? At 600 degree Celsius, the gas mainly consists of H2 molecule. NCERT में दे रखा है approximate 1000 Kelvin पे. ठीक है, तो हमें एक सिंगल ऑप्शन फाइंड आउट करना और इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. आगे बढ़ते हैं. The oxidation state of sulfur is never less than +4 in its compound. This statement seems to be false. ये statement जो है वो false है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर रेंज की बात करें, रोमन ग्रुप नंबर -8, सो रोमन ग्रुप नंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज 6, सो 6 - 8 टू रोमन ग्रुप नंबर, राइट. तो जो ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज है सल्फर की, दैट लाइज फ्रॉम -2 टू +6. इन्होंने दे रखा है कि लेस देन +4 इज नॉट फाउंड, राइट. सो दैट इज रॉन्ग. तो आंसर इसका जो है वो सेकेंड होना चाहिए. एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है कि जैसे O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम समझाते हैं, उसी तरह से H2 मॉलिक्यूल इज आल्सो पैरामैग्नेटिक. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. The vapor at 200 degree Celsius consists mostly of acid rings. This is also true. And we are going to read out the statement given about sulfur in NCERT. तो अभी इसका आंसर तो 2 होना चाहिए, लेकिन इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रिवाइज कर लेते हैं. एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा. सल्फर की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. तो जो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर है उसके लिए डेल्टा G0 फॉर्मेशन की वैल्यू 0 है एंड डेल्टा H0 फॉर्मेशन की वैल्यू 0 है. तो यहां आप देखो एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो येलो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर है, इसको हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं, मोनोक्लिनिक को हम बीटा सल्फर कहते हैं, राइट. और रूम टेम्परेचर पे जो स्टेबल है वो रोम्बिक सल्फर है, और इसके लिए डेल्टा G0 फॉर्मेशन एंड डेल्टा H0 फॉर्मेशन की वैल्यू हम 0 मानते हैं, राइट. The allotrope is yellow in color, that is about rhombic, and its melting point is 385.8 and specific gravity. If we know the specific gravity, we know the density of the substance in gram per ml. तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, कंपैरिजन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. ऑर्थोरोम्बिक की जो डेंसिटी है वो मोनोक्लिनिक की डेंसिटी से ज्यादा है, ठीक है. टेम्परेचर देखिए, इसमें मेल्टिंग पॉइंट को भी डिस्कस किया जाएगा. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्थोरोम्बिक. ये दोनों ही नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है. तो जो सल्फर है वो S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और S6 मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. They can also ask about the bond length. Sulfur bond length in S6 is greater than the sulfur bond length in S8. Bond angle में reverse है. यहाँ पे we can say that the bond angle in S8 molecule which has crown structure is 107, while in S6 molecule chair form it is 102. So these are the probable questions which is given in NCERT. They can ask about sulfur. ठीक है, यहाँ पे देखिए NCERT ने ये समझाया है which form of sulfur shows paramagnetic behavior. So with the help of molecular orbital theory, like O2S2 molecule is paramagnetic. और यहाँ दे रखा है कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1000 केल्विन द सल्फर विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S2 मॉलिक्यूल. ठीक है, 1000 केल्विन के आसपास जो है ये दे रखा है. So 600 degree Celsius they have given and this is approximate value, so this seems to be correct. ठीक है, so these are the things related to sulfur you should know about it. आगे बढ़ते हैं.
बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन, ये पॉइंट बार बार आ रहा है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, ये सारे जो हैं वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में जो मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है दैट इज 4, 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो कोवेलेंसी जो बोरोन की है, द कोवेलेंसी ऑफ बोरोन इज 4 हियर, ये 4 है। यहां अगर हम देखें तो बोरोन की कोवेलेंसी जो है वो 3 है, O minus B double bond O, right? So the covalency of boron here is 3. इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ कोवेलेंसी 6 है, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये आंसर होना चाहिए यहाँ पे, दिस शुड बी द आंसर बिकॉज द कोवेलेंसी ऑफ बोरोन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4। यहाँ पे भी बोरोन की कोवेलेंसी 4 है, right? So here also the covalency is 4 which is possible, but here the covalency is 6 which is not possible. ये नहीं हो सकती, this cannot be possible. So answer for this is 3. Next question, in view of the sign of delta G naught reaction for the following reaction, पहले रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि लेड प्लस 4 से ये लेड प्लस 2 में जा रहा है, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। वी नो दैट ड्यू टू इनहर्ट पेयर इफेक्ट वी कैन से दैट लेड प्लस 2 इज मोर स्टेबल देन लेड प्लस 4, वो यहां दिख रहा है डेल्टा जी नॉट नेगेटिव। टिन जो है वो भी प्लस 2 एंड प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन टिन के लिए प्लस 4 oxidation state is more stable than plus 2 oxidation state. So this reaction will be non-spontaneous reaction. So we can say about the oxidation state कि which oxidation state are more characteristic of lead and tin. lead का जो है वो plus 2 oxidation state ज़्यादा stable है, और tin का plus 4 oxidation state ज़्यादा stable है। तो plus 2 and plus 4 आंसर should be 4, 4 होना चाहिए आंसर इसका। Moving to the next problem, the number of sulfur bond in SO3, H2O3 2 minus, H2O6 2 minus and H2O8 2 minus. तो सल्फर के ये जो कंपाउंड्स हैं, we should draw the structure of these compounds. सल्फर ट्राइऑक्साइड में तो there is no sulfur bond, so sulfur bond will be 0 here, right? When we discussed about thiosulfate ion, सल्फेट आयन से ही थायोसल्फेट आयन बना है, एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर रख देते हैं, तो दिस इज थायोसल्फेट आयन, इसमें सल्फर बॉन्ड है, देयर इज वन सल्फर बॉन्ड इन दिस। देन दिस इज एन आयन ऑफ डाइथैनिक एसिड, सो हियर आल्सो देयर इज अ सल्फर बॉन्ड, ये इसका स्ट्रक्चर है डाइथैनिक एसिड का, राइट? डाइथायोनेट आयन है, एंड देयर इज वन सल्फर बॉन्ड ओवर हियर, and the last one is H2OA 2 minus, right? So ये जो है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का एनायन है, we can draw the structure over here, there is a peroxide bond present over here, ये है, there is no sulfur bond here, so H2O8 2 minus ion is there and the number of sulfur bond is 0. तो अगर हम अभी ऑप्शंस को देखें तो इस हिसाब से जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है that seems to be correct, right? Second should be the answer for this. Moving to the next problem, which of the following depletes ozone layer, right? So ozone का पता है हमें कि ओजोन का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ओजोन मॉलिक्यूल, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो रॉकेट्स हैं उनके फ्यूल्स के एग्जॉस्ट से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, एंड दोज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विल इंटरेक्ट विथ ओजोन, और ओजोन की डिप्लीशन का एक रीजन इस तरह की रिएक्शंस हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज द रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनको हम फ्रियॉन्स कहते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, और बहुत सारे एरोसोल्स में हम इसको यूज करते हैं। So answer for this will be 1. So you should revise these points given in NCERT
Experiments have shown that nitrogen oxide, particularly nitrogen monoxide, combine very rapidly with ozone, and there is thus the possibility that nitrogen oxides emitted from the exhaust system of the supersonic jet planes might be slowly depleting the concentration of ozone layer in the upper atmosphere. Another threat of ozone layer is probably posed by the use of freons, which are used in aerosol spray as refrigerant. So you can see there are many type of freons, they are chlorofluorocarbons, right? So आगे बढ़ते हैं हम इसमें. In which of the following arrangement the sequence is not strictly according to the property written against it? ये जो है कार्बन फैमिली के ऑक्साइड्स हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर. हम ये कह सकते हैं कि PbO2 जो है lead is present in +4 oxidation state, तो ये +2 में आना चाहेगा. So this seems to be true, ये सही दिख रहा है. This is the order of oxidizing power. The second one is boron has greater ionization energy than oxygen, and oxygen has greater than carbon, and nitrogen has greater than oxygen. ये सही है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में. As we are moving from left to right, boron and carbon एंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन है उसकी आयनाइजेशन पावर जो है ऑक्सीजन से ज्यादा है. दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहां इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, और यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3. हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है. इसी तरह से अगर हम बेरिलियम और बोरोन में कंपेयर करें तो बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन बोरोन, और इसको हम कहते हैं नेबर रूल. दिस आल्सो कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे ये फर्स्ट आयोनाइजेशन के बारे में जो भी दे रखा है वो सही दे रखा है. NH3 हैज ग्रेटर लेस basic strength. they are asking NH3 PH3 ASS3 and SbS3. this seems to be false because हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजन है इसका साइज छोटा है, और इसमें जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में है. दे आर मोर ओरिएंटेड एंड इट इज इजी टू डोनेट दैट इलेक्ट्रॉन्स. तो डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स के केस में अभी हमने डिस्कस किया था कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करती है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये सही है. डाउन द ग्रुप अगर हम हैलाइड हाइड्रा एसिड्स की बात करते हैं, राइट, दीज आर हाइड्रा एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है. दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, राइट. तो ये सही दे रखा है. दो HCl HBr एंड HIR इक्वली स्ट्रॉन्ग इन वाटर ड्यू टू लेबलिंग इफेक्ट, बट ये स्टेटमेंट सही है. सो आंसर फॉर दिस विल बी 3. इसका आंसर जो है वो 3 होना चाहिए, राइट. Moving to the next problem, the formation of molecular complex BF3NH3 result in the change in the hybridization of boron. So ये काफी सिंपल क्वेश्चन है. BF3 में जो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और जब ये लुईस एसिड बेस रिएक्शन होके एडक्ट फॉर्म हो रहा है, here nitrogen is providing its lone pair to boron, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन. तो यहाँ पे अभी जो बोरोन है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो गया. तो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इज फ्रॉम sp2 टू sp3. सो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ शुड बी द आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज इन द ऑर्डर. अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बन फैमिली में डाउन द ग्रुप जो कैटेनेशन की टेंडेंसी है वो डिक्रीज करती है. और यहाँ बॉन्ड लेंथ में आप ध्यान से देखो तो आपको ये याद नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे ऑप्शन में सेम नंबर्स हैं. आपको बस केवल यही देखना है कि कार्बन कार्बन की कैटेनेशन पावर ज्यादा है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ शुड बी स्ट्रॉन्गर. तो बिना किसी मेमोरी के जो डेटा दे रखा है उससे हम ये कह सकते हैं कि the catenation tendency is given, the bond energy for carbon carbon bond should be greater than silicon silicon and it should be greater than germanium germanium. तो सबसे पहले वैल्यू 348 then 297 then 260 ये होनी चाहिए. This should be the answer for the given
क्वेश्चन, राइट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डेटा दे रखा है, सब में डेटा सेम है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने बताया है कि कैटेनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो कैटेनेशन टेंडेंसी ज्यादा। द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग कैल्शियम फ्लोराइड एंड सिलिका with concentrated sulfuric acid on hydrolysis give a white gelatinous precipitate. The precipitate is, तो सबसे पहले तो हम ये रिएक्शन लिखते हैं, CaF2 जो है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड. So the hydrogen fluoride is formed here, and when this hydrogen fluoride is going to react with SiO2 से जब ये hydrogen fluoride react करेगा, so we can write that there is a formation of SiF4 and water, right. ये H2O form करेगा, SiF4 and water. We can balance this reaction by multiplying here by 2 and here by 4. So these are the reactions taking place. जैसे ही ये SiF4 फॉर्म हुआ and water भी फॉर्म हो रहा है, we can say that SiF4 is going to react with water. ये water से react करेगा. This is hydrolysis of SiF4, and due to hydrolysis of SiF4 there is a formation of silicic acid SiOH4 times. ये सिलिसिक एसिड फॉर्म होगी, यहाँ पे हम ये 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड. हाइड्रोजन फ्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे. नाउ ये जो SiF4 है, इट इज अ लोइस एसिड. जैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म होगा, दिस SiF4 विल फर्दर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड. तो यहाँ जितना भी हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म हुआ है, जैसे 4 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं यहाँ पे, तो SiF4 के 2 मॉलिक्यूल्स इसके 4 मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करके देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SiF6. सो दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस. और हम यहाँ ये कहते हैं कि जैसे BF3 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, वैसे ही SiF4 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है. इसके जो 3 मोल्स हैं, अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इफ वी ऐड दिस रिएक्शन, 3 मोल्स ऑफ SiF4 इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन, इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. तो इसमें 3 में से जो है वो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करके सिलिसिक एसिड का प्रेसिपिटेट बना रहा है, व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट. बाकी जो 2 मॉलिक्यूल हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म H2SiF6. तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, इस पे क्वेश्चन बनता है. सो जो व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट है वो सिलिसिक एसिड का होना चाहिए. द व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट इज ऑफ सिलिसिक एसिड. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कॉमन पॉइंट है रिगार्डिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ SiF4. इट इज पार्शियली हाइड्रोलाइज लाइक BF3. तो ये क्वेश्चन बनता है कि SiF4 इज पार्शियली हाइड्रोलाइज लाइक BF3. इफ 3 molecules of SiF4 consumed during hydrolysis, then 1 molecule out of 3 will be hydrolyzed. तो ये अभी हमने डिस्कस किया, right. So moving to the next, which of the following series correctly represent the relation between the elements from X to Y? आर्गन से जिनॉन नोबल गैस करेक्टर कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप आने पे नोबल गैस करेक्टर जो है वो इंक्रीज करता. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है कि हीलियम, नियोन और आर्गन के कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि जिनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हमने पढ़े हैं. तो ऐसा नहीं है कि डाउन द ग्रुप आने पे जो है नोबल करेक्टर इंक्रीजेस. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. The second one is lithium to potassium ionization enthalpy increases. This is also false. ये decrease होना चाहिए एक ग्रुप के अंदर. जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ionization enthalpy should decrease. कार्बन से जर्मेनियम में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है. दिस इज ट्रू. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, as we are moving down the group, the atomic size increases due to increase in orbit number. Then electron gain enthalpy with negative sign increases. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि अगर हम हेलोजन फैमिली में देखें तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन दे रखा है, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे हेलोजेंस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है that is negative. So negative value of electron gain enthalpy means they are talking about magnitude. Magnitude की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है
वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है, देन फ्लोरीन है, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम फॉर क्लोरीन एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन due to very small size of fluorine. The electron gain enthalpy of fluorine is less in magnitude in that of with respect to that of chlorine. ठीक है, ऐसा ही हम ऑक्सीजन और सल्फर के लिए भी कंपेयर कर सकते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए भी इसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, आंसर फॉर दिस शुड बी 3। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये देखिए यहाँ पे नोबल गैसेस के बारे में दे रखा है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। This is about noble gases. Which of the following statement about the depletion of ozone layer is correct? पहले स्टेटमेंट है, the problem of ozone depletion is more serious at poles because ice crystals in the clouds over poles act as catalyst for the photochemical reaction involving the decomposition of ozone by chlorine free radical and ClO free radicals. This statement is true. ठीक है, the problem of ozone depletion is less serious at poles. This is because NO2 solidify and it is not available for consuming ClO free radical. तो यहाँ पे जो ओजोन का डिप्लीशन है उसके लिए जो एक मेजर रिएक्शन है, दैट इज Cl free radical is reacting with ozone to form ClO free radical and there is formation of O2। या ये जो ClO free radical है, they are going to react with nascent oxygen to form Cl free radical and O2। और ये जो है इस तरह से चेन रिएक्शन, अगेन दिस Cl free radical is going to use। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट seems to be false। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन also do not react with ozone। अभी हमने पढ़ा है कि ओजोन के डिप्लीशन के लिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन responsible है, so this is false। Freons, chlorofluorocarbons are inert chemically, no, they are reacting with ozone and that is one of the reason for depletion of ozone layer। ठीक है, आप जरा इसको देखें, एक जो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको पहला जो ऑप्शन है उसको समझें कि जहां आर्कटिक है या हम जहां पे कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल है, जहां टेम्परेचर कम है, वहां पे जो है हाई एटीट्यूड्स पे क्लाउड्स आसानी से फॉर्म होते हैं और दोज क्लाउड्स मतलब जो आइस पार्टिकल्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अ सरफेस एरिया टू कैटलाइज दिस फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल्स पे क्या ऐसा हो सकता है, ट्रॉपिकल्स पे टेम्परेचर लो नहीं होता, राइट, दैट इज पॉसिबल एट पोल्स ओनली, राइट। So these are some points which you should read। ये points एक बार मैं पढ़ देता हूँ। Ozone depletion occurs when ozone molecules in the upper atmosphere are destroyed by chemical reactions with halogen gases such as chlorine। Cold conditions above Antarctica in the winter months encourage the formation of extremely cold and high altitude clouds। और ये पोल्स पे ज्यादा आसान है, नॉर्थ पोल पे ज्यादा आसान है, राइट। सो द प्रिंसिपल स्टेप्स इन द डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन। तो पहला है हेलोजन सोर्सेज गैसेस आर एमिटेड एट अर्थ सरफेस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल प्रोसेसेस। एक्यूमुलेशन मतलब हेलोजन सोर्स gases accumulate in the atmosphere and they are distributed throughout the lower atmosphere by winds and other air motions। Transport, halogen source gases are transported to the stratosphere in air current। Then conversion, most halogen source gases are converted into stratosphere to reactive halogen gases in chemical reactions that involve the sun's ultraviolet radiations। तो यहाँ पे Cl free radical या ClO free radical के formation की बात हो रही है। Chemical reaction, reactive halogen gases causes the chemical depletion of stratospheric total ozone over all parts of the global except the tropical। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में तो ये कहा गया है कि जो पोल्स हैं वहां पे ओजोन का डिप्लेशन ज्यादा होता है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे ओजोन का डिप्लेशन ज्यादा होता है या कम होता है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में या लैटिट्यूड्स में इसका जो डिप्लीशन है वो कम होता है और रीजन वही है टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे जो है हाई एटीट्यूड्स पे आइस फॉर्म नहीं होती है एंड दैट विल बी द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। तो दिस इज वन थिंग।
Moving to the next question, which of the following xenon oxo compounds may not be obtained by hydrolysis of xenon fluoride? तो हमें ये पता है कि अगर हम XeF2 की हाइड्रोलिसिस करते हैं ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस, xenon फॉर्म होता है, देन हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस इज गोइंग टू फॉर्म. तो ये हमने पढ़ा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी. फिर दूसरा हमने पढ़ा है XeF4. तो XeF4 का जब हाइड्रोलिसिस होती है तो दो तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होती है. एक तो इस तरह की होती है जिसकी वजह से xenon, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है, और दूसरा होता है डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ XeF4, उसकी वजह से फिर xenon एंड XeO3 इज गोइंग टू फॉर्म. 50% मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह के रेडॉक्स रिएक्शन में जहां पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और 50% मॉलिक्यूल जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जिसमें xenon, XeO3 एंड HF मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो थर्ड रिएक्शन है XeF6 की, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे we can say that there is a formation of XeOF4, there is a formation of XeOF4, ठीक है, और इससे XeO2F2 भी फॉर्म होता है. these are non redox reaction. या fully hydrolysis पे there is a formation of XeO3. तो एक ऑक्सीजन हटेगा, उसकी जगह आएगा तो उसकी जगह दो फ्लोरीन एटम्स रिमूव होंगे. दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है. तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है ये हाइड्रोलिसिस से फॉर्म नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग xenon oxo compound may not formed by hydrolysis of xenon fluoride? So third should be the answer. XeF4 जो है वो हाइड्रोलिसिस से नहीं फॉर्म होता है. XeO3 होता है, XeOF4 होता है, XeO2F2 होता है, राइट. दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोलिसिस. सो दीज थिंग्स आर गिवन. अभी हमने पहले भी किसी क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था, आप इसको ढंग से रिवाइज करें. हाइड्रोजन peroxide acts both as oxidizing and as a reducing agent depending upon the nature of the reacting species. In which of the following cases H2O2 acts as a reducing agent in acidic medium? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आंसर में दे रखा है उन्होंने K2Cr2O7 दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मल्टीपल आंसर्स वाला क्वेश्चन होगा. इसका आंसर जो है वो MnO4 माइनस भी हो सकता है और इसका आंसर जो है वो Cr2O7 2 माइनस भी हो सकता है. अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि केवल कौन सा जो है एसिडिक मीडियम में है ना, हाइड्रोजन peroxide acts both as oxidizing and reducing agent depending upon the nature of the reacting, in which of the following cases H2O2 acts as a reducing agent, right? In which of the following only case, right? यहाँ पे जो K2Cr2O7 है वो एसिडिक मीडियम में ही स्टेबल होता है. तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से आंसर जो है वो 1 और 4 होना चाहिए. अगर ये पूछते कि इनमें से कौन सा केमिकल स्पीसी है जो केवल एसिडिक मीडियम में जिसके साथ हाइड्रोजन peroxide रिएक्ट करके हाइड्रोजन peroxide इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, then we can say that only fourth option is correct. but यहाँ पे अभी एसिडिक मीडियम में KMnO4 is also a very good ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो H2O2 जो है वो KMnO4 को भी जो है वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. तो आंसर दोनों ही होना चाहिए. आप इसके लिए प्रूफ देख सकते हैं. It acts as an oxidizing agent as well as reducing agent in both acidic and alkaline medium. Simple reactions are given. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2O2 की जो रिएक्शंस दे रखी हैं इसमें KMnO4 को भी लिया गया है. एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग इज एक्शन इन बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में भी है KMnO4. KMnO4 कैन act like an oxidizing agent of H2O2 in acidic as well as basic medium. आप यहाँ पे वैल्यूज भी देख सकते हो कि ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल. सो हियर इट इज एक्टिंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये वैल्यू 1.78 वोल्ट है. दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वैल्यू. तो हम ये कह सकते हैं कि H2O2 जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विथ रिस्पेक्ट टू रिड्यूसिंग एजेंट. क्योंकि अगर हम H2O2 के रिड्यूसिंग वाली प्रॉपर्टी देखें, इसकी रिवर्स रिएक्शन होनी चाहिए. तो यहाँ पे जब रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे E0 ऑफ H2O2 टू
O2 in acidic medium, this value will be minus 0.68 volt. तो H2O2 is a better oxidizing agent than its reducing agent under standard condition. E नॉट की वैल्यू से ये पता चल रहा है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसिडिक मीडियम में K1O4 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.51 है और ये माइनस 1.68 है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी. K2Cr2O7 के लिए भी एसिडिक मीडियम में ये वैल्यू 1.33 है और H2O2 के लिए ये ऐड करेंगे तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी. मतलब H2O2 कैन रिड्यूस K1O4 एज वेल एज K2Cr2O7. ठीक है. अगर क्वेश्चन ये होता कि ओनली इन एसिडिक मीडियम, so only in acidic medium we know that K2Cr2O7 is unstable in basic medium, so only in acidic medium में ही केवल रिएक्शन देने वाला केमिकल स्पीसी कौन होगा, that will be K2Cr2O7. So I think that there is a problem while framing the question. Otherwise इसके दो आंसर्स होने चाहिए थे, बट they have given only one answer. So these are the things. एसिडिक और बेसिक मीडियम में आप देख सकते हैं, इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं. आपको पता है कि K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, बिकॉज इट विल कन्वर्ट इनटू K2CrO4 in basic medium, right? So moving to the next problem, consider the reaction H2SO3 in aqueous state Sn+4 will give Sn+2 and HSO4 minus. तो यहाँ पे जो सल्फर है, this sulfur is present in +4 oxidation state, this sulfur is present in +6 oxidation state. तो यहाँ पे H2SO3 का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, it is acting like a reducing agent, and इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, this is acting like an oxidizing agent. So which of the following statement is correct? H2SO3 is a reducing agent because it undergoes oxidation. Yes, this statement seems to be true. H2SO3 is a reducing agent because it undergoes reduction. This statement is false. Sn+4 is reducing agent. No, this is false. It is oxidizing agent. Sn+4 is oxidizing agent because it undergoes oxidation. This is false, right? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा first statement. Moving to the next problem. In the following sets of reactions, which two sets best exhibit the amphoteric character of Al2O3.XH2O? Al2O3 जो है वो amphoteric है, it can react with NaOH and it can react with acid और base दोनों से react कर सकता है. तो basic medium में it is amphoteric, ये सही दिख रहा है, और acidic medium में it will be amphoteric. So this statement will be correct, right? Aluminium hydroxide and ammonia, right? ये ammonia is a weak base, so the reaction of Al2O3 with a strong base will be there, because aluminium hydroxide जो है अगर हम देखें तो खुद ही ये बेसिक है, वीक बेस है, एम्फोटेरिक नेचर है, बट व्हेन यू ऐड aluminium hydroxide into water it will produce OH minus ion. So strong बेस के साथ ये एसिड की तरह बिहेव करता है, because it can act like a Lewis acid. AlOH thrice can act like a Lewis acid, right? तो इस हिसाब से जो है सेट 1 एंड सेट 3, 1 एंड 3 मतलब थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होना चाहिए. So you can go through the reactions. यहाँ पे Al2O3 की reactions दे रखी हैं, एसिड और बेस ये दोनों से रिएक्ट करता है, and it is amphoteric in nature. P ब्लॉक के पहले 34 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, राइट? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. जो रिमेनिंग 34 क्वेश्चंस हैं हम उसको 2-3 दिन बाद, क्योंकि अगर मैं कंसिक्यूटिव डालूंगा तो उसके इतने व्यूज नहीं आते हैं, हम मेहनत भी इतनी सारी कर रहे हैं और उसके व्यूज नहीं आते हैं, तो इट इज नॉट गुड फॉर अस. सो दैट्स व्हाई वी आर पोस्टपोनिंग इट फॉर 2-3 days. आफ्टर 2-3 days आई विल अगेन पोस्ट द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ पी ब्लॉक. तो अभी भी अगर आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिल पाएं, और वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.